नमस्कार, इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। पंजाब ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 7 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। उन्होंने कहा कि मेरे ते झूठे केस पाउण दी हर कोशिश की जा रही है अते मैनू हर तरह नाल परेशान किया जा रहा है। ये जो मौजूदा भगवंत मान की सरकार है, ये मुगलों की सरकार नालों भी बदतर होए पेश आ रही है और हर तरह का तरीके दे नाल जलील करन दी, बदनाम करन दी और बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है और कर भी रहे हैं। और ये कोई का नहीं डेमोक्रेसी दे विच, लोकतंत्र दे विच कि बिना किसी गल तो नजायज धक्के नाल केस बनाउण दी कोशिश करते हैं, पानी विच लाठियां मारते हैं। मैं जो सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं अज हुण भी उसे ते खड़ा है। जो इन्होंने करना मेरे नाल कर लवे, मेरे पास जो है वो मैं तुहानू दस चुकिया है। इस तो अलावा जे कोई होवे तो मैं जिथे कहे सरकार दे नाम करन नू तैयार है, लेकिन मैनू खड़ा करे जाके कि आ 250 किले तेरे हैं जिहड़े वोटां ते पहलां कहंदे सी, जिहड़े कहंदे सी कि जी इहदे मुंडियां कोल 4.5 लाख करोड़ दीयां गड्डियां है, वो मैनू हुण गड्डियां दस्सण कित्थे है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਾ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। मैं कहता है कि केसा कुसा नाल नहीं कुछ बनना, जे करना है जे तो हो सकता है तो फिर मूसे वाला काम करके देख लो, होर तो कुछ नहीं होना मेरा। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ 2022 ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 10 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और खरड़ म्यूनिसिपल कमेटी के कई सालों तक प्रेसिडेंट भी रहे हैं। गुरु साहब के सिद्धांत के उल्ट उस दिन जिस तरीके नाल उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने की कल कोशिश की है, विचारा बनने की कोशिश की है, गरीबां दियां वोटां लैके अपने महल खड़े करके किसी भी कम्युनिटी का कदी कोई भला ना करके जिस तरीके का बेबुनियाद झूठे तथ्यहीन एलीगेशन ला के सरकार नू, आम आदमी पार्टी नू बदनाम करने की जिहड़ी एक कांग्रेस की जिहड़ी प्रचलित तरीका रहा है कि आज़ादी तो बाद जिस तरीके ने इन्होंने समाज नू अड अड वंडण च हमेशा अपीजमेंट वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, उसका नमूना चरणजीत सिंह चन्नी जी ने पेश किया। और मैं एक एक गल का जवाब जरूर आज देना चाहूंगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज मैं कहता हूं कि मैंने 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मोदी जी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। अब कर लो उनको गिरफ्तार। क्या इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लोगे? ऐसे तो कोई भी खड़ा होकर कुछ भी कह सकता है। सबूत कहां है, ये दिखाओ। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा।
मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का। कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव। अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं। इसके साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी का नाम लेकर उन पर सीधा निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। आगे उन्होंने कहा कि जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा है उसके लिए भ्रष्टाचार क्या मुद्दा होगा। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाने पर कहा कि अगर दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी इतनी खराब थी तो वहीं शराब नीति पंजाब में लागू क्यों की गई, जिससे पंजाब का राजस्व 40% तक बढ़ा है। इससे साबित होता है कि खोट नीति में नहीं था बल्कि बीजेपी की नीयत में था। इसलिए उन्होंने सीबीआई ईडी द्वारा फैब्रिकेटेड एविडेंस के आधार पर समन भेज दिया। आज इस देश में ईडी सीबीआई पिछले 1 साल से कथाकथित शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एक शराब की नीति लागू करी जिससे दिल्ली का शराब माफिया खत्म हो गया, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ गया। लेकिन उस पॉलिसी को फेल कर कर आरोप लगाकर एक मनगढ़ंत घोटाले की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने करी और ईडी सीबीआई को हम पर छोड़ दिया। लेकिन अगर यह नीति इतनी खराब थी, अगर यह भ्रष्टाचारी नीति थी, तो जब यह दिल्ली की शराब नीति हूबहू पंजाब में लागू हुई, कॉमा फुल स्टॉप के साथ पंजाब में लागू हुई, तो पंजाब सरकार का राजस्व, पंजाब सरकार का एक्साइज रेवेन्यू 40% से भी अधिक से बढ़ गया। आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल जी, अगर आपको किसी बात का डर नहीं है तो दूध का दूध और शराब की शराब होने दीजिए। आगे उन्होंने कहा कि जो सवाल पूछे जाएं उनका उत्तर दे दीजिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि आपके अंदर डरे हुए हैं। करते थे, भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा बनाते थे और आप ही के शब्द हैं, आप कहते थे कसम मुझे परिवार वालों की, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। आप आ गए। कसम मुझे अपने बच्चे की, मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। आपने लिया। अगर किसी पे आरोप लगे तो तुरंत इस्तीफा दे दो। मेरे पास ट्वीट है, मैं निकाल सकता हूं। लेकिन आपकी याददाश्त मजबूत होगी, ये उम्मीद है। मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अगर आपको किसी बात का डर नहीं है तो दूध का दूध और शराब का शराब हो जाने दीजिए ना। जाके जो सवाल पूछे जाए उनका उत्तर दे दीजिए। ये क्या नाटक, रोज रोज एक प्रवक्ता, दूसरा प्रवक्ता, तीसरा प्रवक्ता और इधर उधर की बात कर रहे हैं। उनमें दम नहीं है, दगे कारतूस लग रहे हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अगली मुख्य खबर हरियाणा से। हरियाणा के भिवानी पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस ने इसके लिए 37 टीमें बनाई हैं। भिवानी जिले के कुछ चिन्हित बदमाशों के ठिकाने पर छापेमारी भी की गई है। पुलिस ने बताया कि अपराधियों के 37 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पुलिस ने चिन्हित गैंगस्टर में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के टीनू हरियाणा, शिवानी क्षेत्र के सोनू मीठी और हनुमान गेट भिवानी क्षेत्र के हंसा के ठिकानों पर छापेमारी की है। भिवानी पुलिस सुबह 5 बजे से ही छापेमारी कर रही है। रोहतक रेंज की आईजी के निर्देश में छापेमारी शुरू हुई। एक साथ इतनी बड़ी रेड को देखकर बदमाश घबराए हुए दिखाई दिए। बदमाशों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि बदमाशों के 37 ठिकानों पर छापेमारी की गई है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीते होडल विधानसभा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सती सरोवर में जनसंवाद किया। इस जनसंवाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता को सरकार की योजनाओं से रूबरू करवाया। आपको बता दें कि सीएम मनोहर हरियाणा के गांव-गांव में जनसंवाद अभियान शुरू किया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में जनता का डाटा इकट्ठा करने का काम किया और इस प्रयोग का नाम रखा गया परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी। सीएम ने कहा कि फैमिली आईडी योजना के तहत 72 लाख फैमिली आईडी बनाई गई हैं। अपना क्या है, जो सेवाएं सरकार के मिलेगी वो सब परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी के साथ जोड़ के मिलेगी। आपको राशन कार्ड मिलेगा तो भी उससे जोड़ा जाएगा। आपको गैस सिलेंडर का जो भुगतान होता है या उसको मिलता है वो भी उसके साथ जोड़ा जाएगा। आपको मानो आयुष्मान का कार्ड है वो उसके साथ जोड़ा जाएगा। गरीब आदमी को रोजगार की बात अगर दिलवानी होगी तो पहले जो सबसे कम आयु का यानी इनकम का आदमी पहले उसका जोड़ के उसको किया जाएगा। यानी कितने ही काम सरकार के होते हैं। बच्चियों की शादी के समय मिलने वाला पैसा वो भी उसका जोड़ा जाएगा। मकान टूट गया, मरम्मत करानी है तो उसका जो पैसा है वो उसके साथ जोड़ा जाएगा। अगर ये परिवार पहचान पत्र नहीं तो सरकार की कोई स्कीम मिल नहीं पाएगी। अगली मुख्य खबर हिमाचल प्रदेश से। बीते दिन हमीरपुर में आंख चेकअप कैंप लगवाया गया। हमीरपुर के नेत्र जांच शिविर में कुल 3182 लोगों की डॉक्टरों ने निशुल्क जांच की और लगभग 1860 लोगों को नंबर वाले चश्मे भी निशुल्क दिए गए। हिमाचल प्रदेश में इस तरह का जांच शिविर पहली बार आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को जरूरत के अनुसार नजर के चश्मे भी निशुल्क वितरित किए गए। इसके साथ साथ गांव के लोगों को इलाज के लिए शहर ना जाना पड़े, इसके लिए अनुराग ठाकुर ने आज ऊना में अस्पताल को भी लॉन्च किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस पूरे हिमाचल प्रदेश में 7 जिलों में 33 यूनिट वैन अपनी सेवाएं देंगी। बाकी जांच तो होती है, अगर नेत्र ही ना हो, आंखों की रोशनी ना हो तो जीवन अधूरा है। क्या करेंगे? और कल्पना कीजिए, आप आधे घंटे के लिए आंखें बंद करके जरा चलने फिरने का प्रयास कीजिए, क्या होता है। आंखें ठीक नहीं होंगी तो सुई में धागा भी नहीं डाल सकते। किसी ने आपको मैसेज भेजा तो फोन पे आप वो नहीं पढ़ सकते। परिवार वालों ने चिट्ठी लिखी तो वो नहीं पढ़ पाओगे। जमीन बेचनी खरीदनी है, स्टैम्प पेपर पर साइन करने तो कोई गलत ना करा ले तो पढ़ नहीं पाओगे। तो कई बार तो गरीबी इतनी होती है कि बस का किराया भी कैसे खर्च करें या डॉक्टर से अपनी जांच भी कैसे कराएं। डॉक्टर ने बोल दिया दवाइयां डालनी और चश्मा लगवाना है तो पैसे भी कहां से लाएं। हमने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका बेटा आपके लिए करने के लिए सब तैयार है। हमने वो करने का काम किया। बाबा अमरनाथ के दर्शन की चाह रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इस बार की अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी, जो कि 62 दिनों तक जारी रहेगी। वहीं इस यात्रा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू किए जाएंगे। इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी है। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि सरकार सुचारू, परेशानी मुक्त तीर्थ यात्रा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया है कि जो भी तीर्थ यात्री और सेवादार यात्रा में शामिल होंगे उन्हें बेहतरीन सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी तरह के दूरसंचार सर्विसेज को शुरू कर दिया जाएगा। देश भर में कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। बीते दिनों यहां 151 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 700 के करीब पहुंच गई है। ऐसे में जहां एक तरफ कोविड के मामले में उछाल आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में पर्यटकों की भरमार आ रही है। देखिए हमारे संवाददाता महराज अहमद की श्रीनगर से ये खास रिपोर्ट। देश में धीरे धीरे लगातार अब कोविड एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। उसके चलते कई राज्यों में और खासतौर पर दिल्ली में एक बार फिर से कोविड को लेकर अलर्ट कर दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कुछ दिन पहले कोविड को लेकर मॉक ड्रिल्स की गई और इस बीच जम्मू कश्मीर में मौसम सुहाना होते ही खचाखच देश भर से बड़ी तादाद में पर्यटक आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये निशात गार्डन के बाहर लगातार जो देश के अन्य हिस्सों से जो सैलानी हैं वो यहाँ पर आ पहुँचे हैं। और टुलिप गार्डन की बात करें
अब तक करीबन 2 लाख के आसपास जो पर्यटक है वो टुलिप गार्डन का भी रुख कर चुके हैं। लेकिन चिंता ये है कि बढ़ते कोविड के चलते जो है प्रोटोकॉल जो कोविड का है वो उसका लगातार उल्लंघन देखने को मिल रहा है। खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, टूरिस्ट हिल रिजॉर्ट्स पर, कश्मीर घाटी जैसे इलाके में जहां पर देश के अन्य हिस्सों से सैलानी आते हैं, गार्डन्स में खचाखच बड़ी तादाद में सैलानी रोज़ सैर करने आते हैं। इस बीच पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 150 के आंकड़े कोविड पॉजिटिव केसेस के पार हो चुके। एक व्यक्ति की मौत भी जम्मू में हुई, तो उसके चलते एक बार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये शहर श्रीनगर का यहाँ पर मुगल गार्डन आप देख सकते हैं। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।